जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम अमन कुमार है और आज हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की जो सीरीज चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की सीरीज में बेटा हम पढ़ने वाले हैं जीसीसी, क्या? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। आज हम जीसीसी को पढ़ने वाले हैं। याद रखना, मैं इस जीसीसी को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आज अपन देख ही रहे हैं कि ऑयल के क्राइसिस कितने ज्यादा चल रहे हैं। ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, ईरान यूएसए वॉर चल रहा है। तो आज हम इसको समझेंगे कि वॉर भी चल रहा है और ऊपर से यहां दिक्कतें कहां आ रही हैं। आज जीसीसी काउंसिल सबसे ज्यादा खतरे में है। आज जीसीसी काउंसिल सबसे ज्यादा अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इंडिया का 60% ऑयल यहीं से आता है ना। तो आज हम इसी को कवर करते हैं। आज हम इसकी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी देखेंगे आज हम इसकी। ठीक है, कैसे बना, क्या ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के साथ क्या इसके रिलेशंस हैं, डिफेंस कॉपरेशन को देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे। आज हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं जीसीसी का स्टार्टिंग से। भैया कैसे बना, इसका एवोल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं भैया इसकी क्रूशियल लाइफ को देखते हैं। लाइफ लाइन क्या है भैया इसकी? ऑयल है। क्या है? ऑयल। क्योंकि जीसीसी ये सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में आते हैं। याद रखना, एक हमारा ओपेक भी होता है। क्या होता है हमारा? ओपेक भी है, लेकिन जीसीसी ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए क्योंकि इंडिया के लिए जीसीसी ही है, यही से सबसे ज्यादा आता है। इसीलिए कहा है वास्ट रिजर्व मीट इंडिया ग्रोइंग एनर्जी। तो भैया इंडिया को अगर अपनी डिमांड चाहिए, अपनी बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीसीसी से ही क्या होती है? पूरी होती है। इसीलिए हमारे लिए जीसीसी क्या है भैया? बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दूसरा है एक्सपेंडिंग ट्रेड। भैया सबसे ज्यादा दिक्कतें ट्रेड में ही तो आ रही हैं। आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा दिक्कतें कहां आ रही हैं? ट्रेड में ही आ रही हैं, जो कि हो नहीं पा रही है इस समय। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो याद रखना है कि भैया जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हमारे यूएई के साथ, ओमान के साथ, ठीक है, वो आज के टाइम पे बाधित हो रहे हैं। और याद रखना हमारे जो यूएई और ओमान के साथ जो ट्रेड होते हैं वो भाई साहब किसी ट्रांजैक्शन से ज्यादा अच्छे बॉन्ड पे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं भैया, सबसे ज्यादा हमारे रिलेशन भी हैं। ठीक है, वो भी है। डायस्पोरा इंपैक्ट भी पड़ता है इससे। डायस्पोरा इंपैक्ट कहने का मतलब क्योंकि हमारे यहां से ज्यादातर लोग गल्फ नेशन में जाकर रहते हैं और वहां से हमें रेमिटेंस देते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है जब भाई एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री में रहता है, वहां कमाता है और वहां से कुछ कमाकर कुछ पैसे अपने घर भेजता है, कंट्री के अंदर भेजता है, तो उससे वो जो पैसा आता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो जो रेमिटेंस है, तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेमिटेंस गल्फ को जीसीसी कंट्रीज से आता है। तो याद रखना है आपको, तो वहां पे भी हमें क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जीसीसी कंट्री के बारे में देखिए, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और यूएई और सऊदी अरेबिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो जीसीसी की मेंबर्स हैं। ओके, आपको अच्छे से इनको देख लेना है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो जीसीसी की भैया मेंबर्स हैं। और ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है अपना बेटा? ये है गल्फ ऑफ हॉर्मुज। यहीं पर तो दिक्कत है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सॉरी, गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और यहीं पे अपना गल्फ ऑफ ओमान भी है। ओके, चलिए बेटा, तो फॉर्मेशन देखते हैं। 1981 के अंदर बनकर आया था ये। ठीक है, जिसने नींव रखी थी कि हम भैया अपना शेयर करेंगे इस्लामिक वैल्यूज को, क्योंकि तो एक मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इन्होंने अपने आप को एज अ इस्लामिक वैल्यूज इन्होंने अपने आप को दिखाया था। ट्राइबल लिंक करेंगे एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी को रखेंगे एंड डेवलपमेंट गोल्स के भैया कुछ ऐसी चीजों को भी रखेंगे जिससे हम डेवलप भी हो। इसीलिए आज आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो थोड़ा पैसे वाली कंट्रीज है, वो यही हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो तो सबसे ज्यादा कंट्री जो पैसे वाली है वो यही है। तो इन्होंने अपने आप को डेवलप तो कर लिया भैया। ठीक है, तो आज ये सबसे ज्यादा भैया पैसे वाली भी है आज ये। ठीक है, म्यूचुअल सिक्योरिटी। और आपको ये भी पता होगा इन सारी कंट्रीज को किससे खतरा है भैया? ईरान से खतरा है। किससे खतरा है? ईरान से खतरा है। इसीलिए अपने आप को भैया सिक्योरिटी के अंदर लेके चलते हैं। सिक्योरिटी किससे लेती है ये लोग? ये सिक्योरिटी लेते हैं यूएसए से, ये अमेरिका से लेते हैं ये सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, स्ट्रेटेजी लोकेशन तो आपको पता ही है भैया, इनकी लोकेशन आज इनकी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये वर्ल्ड के सेंटर में बैठे हुए हैं। एक समझिए एक तरीके से, हाँ बैठे हुए हैं वर्ल्ड के
सेंटर में बैठे हुए हैं कौन भैया, ये जीसीसी काउंसिल वाले लोग। कौन से? जीसीसी कहां बैठा हुआ? वर्ल्ड के सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये यूरोप को भी लिंक करते हैं, एशिया को भी लिंक करते हैं और अफ्रीका को भी लिंक करते हैं। किसके थ्रू? पर्शियन गल्फ के थ्रू। आप ये देखिएगा, ये देखिए, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये भी यहीं से लिंक होता है, ठीक है, ये भी यहीं से लिंक होता है। ये अपना क्या है बेटा? सेंट्रल एशिया है। यहां से अपना साउथ एशिया आ गया, यहां से यूरोप आ गया। तो ये जितनी भी जगह हैं सब के सब यहीं से लिंक होती हैं, सबका सेंटर का पॉइंट यही है, ठीक है। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्शियन गल्फ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटर फॉर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। और सबसे ज्यादा ग्लोबल सप्लाई भैया काय की? एनर्जी की यहीं से होती है। सी लेन जो है सिक्योरिटी है एंड रीजनल डिप्लोमेसी, तो इस चीज को भी ये लेकर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेसी लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये फेल मार जाएंगे। जो आज के टाइम पे ये मारे हुए हैं, ओके, तो एक तरीके से फेल ही मारे हुए हैं ये। तो ये किससे डरे हुए हैं इस वक्त? ये ईरान से डरे हुए हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि मैं कहीं भी हमला नहीं कर सकता। ईरान को पता है अगर यूएसए मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो मेरे पास इतनी बड़ी मिसाइल नहीं है जो यूएसए पे जाकर उनकी टेरिटरी को हिट करे। लेकिन यहाँ पर जो यूएसए के बेस बने हुए हैं कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके अंदर जो बने हुए हैं इनको मैं जरूर हिट कर सकता हूं। तो वो इनको छल्ली 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 कर दे रहा है वो, ठीक है, इनकी छाती पे बम फोड़ दे रहा है वो, ठीक है। तो ये भी है, इनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। चलिए 30% ये क्या कहानी है? इकोनॉमिक पावर कंट्रोल करता है 30% ग्लोबल ऑयल रिजर्व। भैया जीसीसी काउंसिल कितना करती है? 30% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है वो अपने पास रखती है। स्टैंड एज मेजर एक्सपोर्टर इन नेचुरल गैस। और याद रखना जो नेचुरल गैसेज अपनी एलएनजी पीएनजी जैसी गैसेज हैं उनको एक्सपोर्ट करती है भैया सबसे ज्यादा यही कंट्रीज, ठीक है। जहां पे इसका कुवैत का कतर का नाम सबसे कतर का नाम सबसे पहले निकल के आता है एलएनजी गैसेस के मामले में। ओके, तो 30% कितना है इनके पास? वर्ल्ड का 30% ग्लोबल ऑयल रिजर्व है इनके पास। चलिए मॉडर्नाइजेशन हॉरिजॉन, ये तो पता ही है आपको कि भैया अपने आप कितना मॉडर्न कर लिया है इन्होंने। इन्होंने रखा है भैया कि सऊदी अरेबिया जो बोल रहा है कि 2030 तक अपने आप को मॉडर्नाइज कर लूंगा पूरी तरीके से। यूएई तो आपको पता ही है इस वक्त खतरनाक तरीके से अपने आप को क्या कर रखा है उसने। यूएई में तो दुबई आपने देखा ही होगा। हालांकि बाकी जो और भी उसकी जो एमिरेट्स हैं, है ना, जो बाकी और उसकी जो एमिरेट्स हैं वो क्या है, इतनी ज्यादा उसकी डेवलप्ड नहीं है। लेकिन जो दुबई की अपनी जो एक एमिरेट्स है जिसमें यूएई दुबई सिटी जो आती है यूएई के अंदर, वो ज्यादा काफी ज्यादा कैसी है, डेवलप्ड है। ओके, तो स्ट्रेटेजिक देखा जाए तो ये काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन के मामले में देखो, चाहे ग्लोबल कनेक्टिविटी के मामले में देखो आप, चाहे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप तो कैसा हुआ है इनका, चाहे टेक्नोलॉजी देखिए आप, चाहे कनेक्टिविटी देखिए इनकी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा, वो भी यहीं पर दुबई के अंदर यूएई के अंदर है। तो वो भी किसका पार्ट है? जीसीसी का पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन अपना। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे काम करती है वो। तो याद रखना ये इनके ऊपर सबसे ऊपर एक सुप्रीम काउंसिल होती है। क्या होती है? सुप्रीम काउंसिल होती है। यही हाईएस्ट या फिर कह सकते हैं कि अथॉरिटी बॉडी होती है सबसे, मतलब जो कि डिसीजन लेने का काम करती है। क्या लेने का काम करती है बेटा? ये डिसीजन। क्या लेने का काम करती है? डिसीजन लेने का काम यही करती है। ओके, इसी के अंदर हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसी के अंदर बैठते हैं, ठीक है। यही साल में एक बार इनकी मीट कराती है। तो याद रखना है ईयरली क्या है इनकी, एक मीट भी होती है। हर ईयर इनकी एक मीट भी होती है, सबकी एक साथ बैठते हैं, है ना। इसके सबसे नीचे, इसके दूसरे नंबर पर इसके नीचे आती है ये मिनिस्ट्रियल काउंसिल। कौन सी आती है? मिनिस्ट्रियल काउंसिल भी आती है, इसी के नीचे आती है। तो जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं और वही क्या करते हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? सुप्रीम काउंसिल के डिसीजन के थ्रू। सुप्रीम पहले ही कोई पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट कर, मतलब क्या क्या होता है, नीचे पॉलिसीज बनती है सेक्रेटरीट में, ऊपर जाती है, फिर उसको रेटिफाई करते हैं लोग, हाँ भी सही है कि नहीं है। फिर ये इनसे डिसीजन लेते हैं ये क्या करें, करना ही नहीं करना, फिर इसे वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर्स टाइप के लोग इसके अंदर बैठते हैं। ओके, एक है सेक्रेटरीट। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जीसीसी काउंसिल का हेड क्वार्टर कहां पर है, तो आपको बताना होगा भैया रियाद के अंदर है। कहां पर है? रियाद के अंदर है। तो आपको याद है सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर पाया जाता है अपना ये, ठीक है। तो
इसी के अंदर क्या होता है, वही पॉलिसी बनाने का काम होता है, गल्फ जितनी प्रोजेक्ट है उन पर ज्वाइंट काम होता है। तो जो पॉलिसी वगैरह होती है अपनी सब सेक्रेटरीट वगैरह बनाते हैं और इसी के ऊपर ऊपर जाता है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऊपर जाते हैं, फिर उसके ऊपर इनसे डिसीजन लेकर फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ओके, तो ये अपनी कुछ इसका स्ट्रक्चर था, इजी स्ट्रक्चर है, तीन ही बॉडी है इसके अंदर, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। पहला है सुप्रीम काउंसिल है, फिर उसका मिनिस्टर काउंसिल है और फिर उसका सेक्रेटरीट है, बस। चलिए, और की इंडियन एक्सपोर्ट, याद रखना इंडिया इन्हें क्या देता है और ये इंडिया से क्या, इंडियन से क्या लेता भी है वो भी है। तो याद रखना इंडिया इनसे लेता है क्रूड ऑयल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट एंड कुछ प्रीसियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड। ठीक है, ये इंडिया इनसे लेता है। देते क्या है हमको, हम इनको देते हैं कुछ इंजीनियर्स गुड्स देते हैं, राइस देते हैं, टेक्सटाइल देते हैं, मशीनरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज वगैरह इनको देते हैं। तो इंडिया के पास जो है, इंडिया जो अपना बनाता है वो नहीं करते, कपड़े वगैरह हो गए तो हम इनको देते हैं, मशीनरीज वगैरह होती हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज होती है तो हमको देते हैं हम इनको। ठीक है, लेकिन हम इनसे लेते क्या है, तो हम इनसे क्या लेते हैं बेटा, सबको पता है ये फेमस किस लिए है, ऑयल के लिए। तो हम इनसे क्या लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स एंड कुछ प्रीसियस मेटल्स वगैरह होते हैं जैसे कि गोल्ड वगैरह, तो हम इनसे लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होते नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो कुछ एनर्जी सिक्योरिटी कैपिटल फ्लो देखते हैं इनका कि भैया क्या क्या है इनके पास। तो याद रखना क्रूड ऑयल डिपेंडेंस इंडिया की, याद रखना जीसीसी मेंबर्स के ऊपर कितनी है, 60%। तो इंडिया के पास जो 60% क्रूड ऑयल है वो कहां से आता है, वो जीसीसी कंट्रीज से ही आता है, मतलब वही स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निकलकर आता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेचुरल गैसेस की बात करें तो भैया 70%, कितना, 70% अपनी नीड का इंडिया कहां से लेता है बेटा, यहीं से लेता है। तो याद रखना है 70% जो हमारा एलएनजी है, नेचुरल गैसेस जो है हमारी लिक्विड नेचुरल गैस, तो हम कहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, जिसमें से कतर कतर अकेला 48% एलएनजी इंडिया को देता है। आप सोचिए 50% मान लो, अगर 50% हमारा जो एलएनजी सिर्फ और सिर्फ कतर से आ रहा है तो बाकी का 20% कहां से आ रहा है, बचे हुए देशों से आ रहा है। कौन से बचे हुए देश, तो 70% अपनी एनर्जी का हम एलएनजी का कहां से लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीसीसी से लेते हैं। उसमें से भी अगर हम 50% ओवरऑल लेके चलते हैं तो 48%, 50% हम कहां से ले रहे हैं, हम कतर से ले रहे हैं। सोचिए, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड कितनी होती है, देखो 2023 और 24 का है आंकड़ा है मेरे पास, तो 161 बिलियन यूएस डॉलर। सोचिए जीसीसी कंट्रीज के साथ अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं तो 161 बिलियन डॉलर हमारा इनके साथ क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड है। कैसा है बेटा, बायलैटरल ट्रेड है। सोचिए आप कितना है, बायलैटरल ट्रेड है, जो कि हमारा यूएई, सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर, या फिर समझ लो इनके साथ मिलकर होता है, जिसकी वजह से हम क्या है, टॉप ब्लॉक में रहते हैं इनके साथ। कैसे रहते हैं, टॉप ब्लॉक में रहते हैं इनके साथ, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए, सोवरेन वेल्थ की बात करें तो याद रखना है सऊदी अरेबिया का पीआईएफ है, यूएई का एडीआईए है, तो ये क्या है, अगर इनको मिला दिया जाए तो भैया कितना होता है, इसका भी इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं 30 बिलियन यूएस डॉलर का ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कतर अकेला कितना इन्वेस्टमेंट करता है, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, कतर सोवरेन फंड प्लान 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कितना करता है, 10 बिलियन यूएस डॉलर। और आपको ये भी जानकर है कि एआई हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, तो उन्होंने बोला 2030 तक हम कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने की कोशिश बात कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि एआई और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कितना खर्च किया है इन्होंने, 10 बिलियन यूएस डॉलर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एआई और रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्च कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने 2030 तक हम कितना कर देंगे, 10 बिलियन कर देंगे, ये बात उन्होंने रखी है। आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया, याद रखना इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन बहरीन। तो बहरीन के अंदर इंडिया कैसा है, छठवां सबसे बड़ा क्या निकल कर आया है, इन्वेस्टर निकल कर आया। क्या निकल कर आया है, इन्वेस्टर निकल कर आया है। अगर अग्रेसिवली देखा जाए तो जहां पर इंडिया सबसे फोकस करता है वो एरिया कौन कौन से हैं, याद रखना फिनटेक हुआ, रियल एस्टेट हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, तो इन सेक्टरों पर क्या करता है इंडिया सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। कहां पर, बहरीन के अंदर। तो इंडिया बहरीन के अंदर सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि 6th लार्जेस्ट
सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकल कर आया है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर 6वें नंबर का इंडिया है। तो अब ये सोचिए आप, और कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में करता है, तो आपको लगना फिनटेक हुआ, रियल एस्टेट हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, इन सब पर क्या करता है वो, इन्वेस्टमेंट करता है। कौन? इंडिया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि भैया अब हम इसके समझेंगे द ह्यूमन एंड कल्चरल ब्रिज। जैसे इंडिया के साथ इनके क्या क्या रिलेशन अच्छे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया के साथ कहाँ कहाँ ये हमारे साथ मैच कर जाते हैं ये लोग। तो वो याद रखना कि हमारे यहाँ से 9 मिलियन जो इंडियंस लोग हैं वो जीसीसी के अंदर रहते हैं। कितने रहते हैं? 9 मिलियन लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। प्लस याद रखना है 50 बिलियन यूएस डॉलर, बहुत ज्यादा अमाउंट है यार ये तो। 50 बिलियन प्लस ही है, वो भी कैसा है, प्लस है ये भी। 50 बिलियन यूएस डॉलर, इसको ऐसे लिख देता हूं जरा। कैसे आएगा ये? अंडू, ठीक है ठीक है। तो याद रखना कितना है, 50 बिलियन यूएस डॉलर। चलिए याद रखना कितना देते हैं हमें ये रेमिटेंस, वहां से जो आने वाला जो पैसा है वो कितना देते हैं, 50 बिलियन यूएस डॉलर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा होता है। इंडिया के अंदर जो 50 बिलियन यूएस डॉलर तो रेमिटेंस रेमिटेंस से आता है। मतलब जो बाहर लोग रहते हैं और वो कमाकर भारत जो भेजते हैं वो रेमिटेंस के रूप में आता है। कितना आता है? 50 बिलियन यूएस डॉलर। याद रखना गल्फ कंट्री से कितना आता है, 50 बिलियन यूएस डॉलर। तो क्या आता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस आता है। चलिए भाई बहुत ज्यादा होता है ये तो, है ना। तो 7,500 इंडियंस कैसे हैं जो वहां पर अपनी कंपनी को ओन करते हैं। कैसे करते हैं? कंपनी को ओन करते हैं। मतलब वहां पर 7,500 इंडियंस तो ऐसे हैं जो वहां पर अपनी कंपनी भी लेकर बैठे हुए हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर। बायलेटरल इकोनॉमी को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो डायस्पोरा है वो किस चीज का काम करते हैं, एक तरीके ब्रिज का काम करते हैं। डिप्लोमेसी के अंदर, लेबर्स के अंदर, और सर्विसेज के अंदर, रिटेल के अंदर। अच्छा एक फैक्ट और है, वहां पर सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो हमारी कंट्री से ही जाती है। कहां से आती है? जैसे हमारी जो साउथ एशियन कंट्री जितनी भी हैं वो सबसे ज्यादा वर्क फोर्स गल्फ कंट्रीज के अंदर भेजती है। इसके अंदर पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है, श्रीलंका आता है। इनके ये जो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां से सबसे ज्यादा वर्क फोर्स जो है, या कह सकते हैं लेबर जो काम करने वाली है, वो कहाँ जाती है? वो जाती है सीधा अपने गल्फ कंट्रीज के अंदर जाती है। सोचिए वहां पर काम करने के लिए। तो याद रखना ये डायस्पोरा, अपना इंडियन डायस्पोरा जितना भी है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है हमारी डिप्लोमेसी में, लेबर में, सर्विसेज में, रिटेलिंग में। ओके, तो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड बना हुआ है हमारा किस चीज को लेके भैया? एक तो हमारा क्या कल्चर एक जैसा ही ज्यादातर, क्योंकि हमारे इतिहास में भी इनसे संबंध अच्छे रहे थे। पता होगा मिस्र एंड मोसोपोटामिया से, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से लेकर आज तक हमारे इनसे रिलेशन बने हुए हैं, है ना। रिलीजियस हार्मनी को लेके, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं और हमारे यहाँ पे भी इस्लाम, या ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इस्लाम के चलता है, हमारे यहाँ पे भी अलाउ किया जाता है। एंड डीप बायलैटरल ट्रस्ट बने हुए हैं हमारे, ये कि हाँ है, बात तो सही है कि हमारे इनके साथ कैसे ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत ज्यादा डीप है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जैसे डिफेंस पैक्ट साइन किया, जब भी मेरे पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मेरे साथ आएगा, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया उसके साथ आएगा, ठीक है। वैसे ही उसके अगले दिन 3 घंटे की मीटिंग के लिए यूएई के जो प्रधानमंत्री थे वो भी कहाँ आ गए, वो भी इंडिया चले आए, ठीक है नहीं। तो यूएई के प्रधानमंत्री ने हमसे पैक्ट कर लिया। अच्छा आपको पता होगा यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में टसल चलती रहती है, दोनों के बीच में कैसी है, लड़ाई है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा अपन को। तो कैसे हमारे सबके साथ बायलैटरल जो हमारे डीप ट्रस्ट है वो बने हुए हैं, जिसको रीजनल डायनामिक्स को शेप देने में हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को देखते हैं। यहाँ यहाँ क्या क्या होता है, थोड़ा जियो पॉलिटिकल और कुछ डिफेंस
सिनेरियोज को देखते हैं कुछ। चलिए क्या क्या है, मैरीटाइम ज्योग्राफी को देखते हैं। याद रखना ये है पर्शियन गल्फ। क्या है ये? पर्शियन गल्फ है ये। ठीक है, पर्शियन गल्फ है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। यहाँ भी इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। क्या कहते हैं इसे? गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं इसे। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान भी है। यहाँ पर एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ दग्म। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, ओमान इकलौती ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ ट्राई सर्विसेज डिफेंस एक्सरसाइज करती है। क्या करती है? ट्राई सर्विसेज डिफेंस एक्सरसाइज करती है। डिफेंस एक्सरसाइज करती है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के साथ मिलकर क्या करती है? एक्सरसाइज करती है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि ये रहा, कतर और इंडिया मिलकर क्या करते हैं? एक मैरीटाइम ड्रिल करते हैं जिसका नाम है कतर इंडिया कुछ मैरीटाइम ड्रिल, जिसका नाम क्या है बेटा? जहर अल बहर। तो इसका नाम याद रखना है आपको। ऐसी सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर ज्वाइंट नेवी ड्रिल करते हैं, इसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। क्या है? अल मोहम्मद अल हिंदी। तो ये कहाँ होती है? ये इसी इन्हीं क्या कहते हैं इसे, पर्शियन गल्फ या फिर इसी जो अपना अरेबियन सी है इसी में होती है। चलिए अब कुछ इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी देखते हैं, क्या कहना है इसका। क्योंकि तो आज की टाइम पर तो यही स्टेट ऑफ हॉर्मोज ही क्या हो रखा है? चौक हो रखा है। चलिए मैरीटाइम विजन देखते हैं इनका, सिक्योरिंग क्रिटिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट, कि भैया यहां से क्या हो जाए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहां से जितने भी हमारे एनर्जी ट्रांसपोर्ट है, जो कॉरिडोर है, वो इजीली उसको सिक्योर किया जाए और वहां पर इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन हो। ओके, एंड एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन, कि जो भी हमारा मैरीटाइम डोमेन है उसको भी एनहांस किया जाए, या फिर जो जहां पर दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर, तो वो भी उसको भी अच्छा किया जाए, उसको भी बेटर किया जाए। काउंटर पायरेसी, आपको पता होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? लूटफान होती है। यहाँ पर है सोमालिया, ठीक है, और वो यहाँ से निकलने वाले जितने भी, यहाँ से निकलने वाले जितने भी शिप्स हैं या फिर अपने कह सकते हैं कार्गोज हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं? हमला करते हैं, उन्हें उन्हें कब्जा लेते हैं, उन्हें पायरेट्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो उन पर क्या कहते हैं? ये जितनी पायरेसी हो रही है यहाँ इस एरिया में उसको खत्म किया जाए, और जितना भी टेररिज्म है उसको भी, वाटर के अंदर जितना भी टेररिज्म है उसको भी क्या किया जाए? खत्म किया जाए। ये भी चीज निकल कर आती है, तो हमको ये भी ध्यान देना है। चलिए, है ना। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, आपको पता ही है कि इंडिया के साथ हर कंट्री के जो रिश्ते हैं वो कैसे बने हुए हैं? बहुत अच्छे बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? अच्छे बने हुए हैं। चाहे कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, बहरेन हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी कंट्रीज को उठा लीजिए, सबके साथ कैसे बने हुए? बहुत बढ़िया रिलेशन है। इवन हमारे इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो जो है टाइज जो है जीसीसी कंट्रीज के साथ इंडिया के, वो काफी बैलेंस्ड है। कैसे है? काफी बैलेंस्ड है। इसीलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड में इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, तो वर्ल्ड में इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया कि सबके जितनी भी कंट्रीज हैं सबका कुछ ना कुछ रुका हुआ है, लेकिन इंडिया के ऑयल टैंकर और जो हमारे एलएनजी टैंकर्स हैं, वो जो इंडिया के जो ऑयल शिप्स है, एलएनजी शिप्स हैं, वो तो बकायदा बरकरार आ रहे हैं, है ना। तो ये भी देखना है हमें। तो हमारे जितने भी टेंशन हैं, कैसे, जो भी ईरान के साथ, इसराइल के साथ, जो पाकिस्तान के साथ जितने भी जो टेंशन होते हैं, रीजनल टेंशन है, उनको खत्म करना है। और बाकी का ये भी न्यूट्रलिटी है उसको अपनाना है, डिप्लोमेसी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आना है। तो हमको ये भी याद रखना है, जीसीसी के साथ हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ईरान हो, इसराइल हो और पाकिस्तान के साथ जो हमारे टेंशन बने हुए हैं या फिर अदर कंट्रीज के साथ है, उनको भी रिजोल्व करना है। और याद रखना है हमें न्यूट्रलिटी बनाकर रखनी है। कैसे बनाकर रखनी है न्यूट्रलिटी? किसका मतलब होता है, जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड ना वर्ल्ड वॉर 1 में था, ना वर्ल्ड वॉर 2 में था, और ना ही कोल्ड वॉर के टाइम पर किसी के साथ था, और आज भी ना नाटो का पार्ट है ना ईयू का पार्ट है। वो अपना अकेला स्वतंत्र है, बोलता मैं किसी भी संगठन में नहीं, कुछ भी नहीं, मैं जो हूँ अकेला हूँ, है, एकदम न्यूट्रल है वो। और सब कंट्री उसकी इज्जत करते हैं। जहां भी कुछ लड़ाई होती है तो उसको एज अ मीडिएटर के रूप में स्विट्जरलैंड को अपनाते हैं, है नहीं है। तो ये न्यूट्रलिटी बनी हुई है, डिप्लोमेसी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक पैक्ट देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो डिजिटल इंटीग्रेशन है, तो इंडिया का जो यूपीआई और रुपए जो सिस्टम्स है, वो कहां पर सबसे ज्यादा? यूएई, ओमान के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यहां पर सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जिससे टूरिज्म, रिटेल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इजीली हो पाता है ना। जो हमारा यूपीआई है, अगर आप यूएई के अंदर जाते हैं, ओमान के अंदर जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा
क्या है, जो हमारा यूपीआई और यूपीआई जो है वो इजीली काम करता है। इससे क्या होगा, हमारे लिए सुविधा है ना, वो तो क्या है, हमारे लिए सुविधा है। तो उसमें जितना भी ओमान, जितने भी टूरिज्म लोग यहाँ जाते हैं वहां पर, तो इजीली खर्च कर सकते हैं। रिटेलिंग हुआ, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हुआ, ये इजीली हमारा वहां पर हो पाता है ना। आई मैक कॉरिडोर, ये आपको पता होगा, ये बना था, ये तो बना था, पता नहीं आज तक क्या हाल चल रहा है इसकी, ये नहीं पता आज तक। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बनाया गया था कि भैया एक चेन होगी जो क्या करेगी, जो भैया इंडिया से लेकर यूरोप तक जो भी सामान होगा उसको पहुंचाया जाएगा, इजी ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। और ये काउंटर निकल कर आया था किसका, बीआरआई का। किसका निकल के आया था, चाइना का जो बीआरआई है, ठीक है, उसका निकल कर आया था। ओके, जो हमारे सीपेक वगैरह चैनल की चलता है उसका। तो ये इन्होंने बताया था कि इंडिया से शुरू होगा, ठीक है, और ऐसे मिडिल ईस्ट से होते हुए कहां जाएगा, यूरोप तक जाएगा। लेकिन आज तक इसका कुछ पता नहीं है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था ये, यहाँ पर शिप्स का भी यूज होगा, ट्रेन का भी होगा, ट्रक्स का भी होगा, मतलब तीनों तरीके से हो सकता है। तो रोड का, रेलवेज का और शिप का, सबका यूज होगा। तो आई मैक कॉरिडोर भी हमारे लिए थोड़ा इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो बढ़िया था। लेकिन यही है कि आज इसका कुछ पता नहीं है कि वॉर चल रहा है, तो उस कंडीशन में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है। सेपा को देखते हैं। सेपा क्या था, कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जो हमने यूएई के साथ किया था। ये क्या होगा, इसे ऑपरेशनल चार्टर, ये हमने क्या किया था, चार्टर द रोड मैप ऑफ द फुल यूसीसी, सॉरी जीसीसी, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें ये था कि इसमें क्या करना भैया, कि जो यूएई के साथ हमने इसको साइन किया था, उसमें बोला था हमने ये ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे जीसीसी कंट्रीज के साथ हम फ्री ट्रेड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, जीसीसी जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम एक फ्री ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन वही है कि हम फ्री ट्रेड कर नहीं पा रहे हैं, और भी काफी सारी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई कंट्री इसके ऊपर मतलब टैरिफ लगा रही है, क्योंकि बायलेटरल जो है हमारा, मतलब इंडिविजुअल किसी कंट्री से बात करें तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब। और अगर पूरे ग्रुप को लेकर चले तो वो हो नहीं पा रहा है। तो सेपा भी अभी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है देखा जाए तो, ठीक है। तो एक ट्रेड पार्टनरशिप, जो ट्रेड पैक्ट बना हुआ है, तो वो भी दिक्कत दे रहा है। पर ठीक है, देखते हैं 2030 तक का विजन देखते हैं इनका। वो क्या है, जो गल्फ के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन है, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन जो है, ठीक है, और जो डीकार्बनाइजेशन है, उस पर सबसे ज्यादा ये काम कर रहे हैं कि हम 2030 तक क्या करेंगे, अपने आप को फुली ग्रीन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अंदर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या कर रही है, एफर्ट लगा रहे हैं, परफेक्टली दिखते हैं। और इंडिया का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ठीक है, स्टार्टअप जो इंडिया है, इनके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, उनकी हेल्प ले रहे हैं, कि इंडिया की भी हेल्प इसमें ली जा रही है। क्योंकि तो इंडिया भी अपने आप को क्या कर रहा है, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, इसलिए तो इनका ये भी विजन है 2030 तक का। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर देखते हैं, जो बायलेटरल ट्रेड हमारे, मतलब बायलेटरल टॉक जो हम इन सब करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हम कुछ करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसको वी आर चेयर्ड बाय लीडर्स फीचरिंग 4 इंस्टीट्यूशनल। अच्छा, क्या है कि हम 4 इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, इंडिया के साथ 4 इंस्टीट्यूशंस और मिलकर, कौन कौन से, जैसे मिनिस्ट्रियल कमिटी हो गई इनकी, कवरिंग डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, और डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, एंड कल्चर। इन चारों के ऊपर से इनके जो 4 पिलर्स हैं, इनके 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ मिलकर हम क्या करते हैं, इनके साथ हमने एक काउंसिल बनाई हुई है, जिसको लीडर, अपने इंडिया के लीडर और सऊदी अरेबिया के लीडर मिलकर हेड, इनको क्या करते हैं, इनको इनकी अध्यक्षता करते हैं, इनकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और उस अध्यक्षता में क्या करते हैं ये लोग, जो भी दिक्कतें हैं हमारी आपस की, वो यहाँ आकर सॉल्व की जाती है। इसीलिए इसको बायलैटरल टॉक कहा जाता है। बायलैटरल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में टॉक। तो इंडिविजुअली हमने इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को साइन किया हुआ है। चलिए, यूएई के साथ क्या है, यूएई के साथ तो पता ही, मैंने पढ़ाया था, क्योंकि सेपा भी साइन किया हुआ है हमने। तो क्या करता है, हमारे डिजिटल फाइनेंशियल, जितना भी हमारा डिजिटल फाइनेंस होता है, अब कह सकते हैं जितना रुपए यूपी वगैरह है, तो उससे हमारा इजीली हो जाता है। जैसे हमारा रुपए है, उनका एनी है, ठीक है। तो जैसे ही एक दूसरे की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल लेके चलते हैं, और वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी, एक तरीके से एक गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि गिफ्ट सिटी के रूप में निकलकर आता है। चलिए, ओमान की बात करें तो ओमान हमारा सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। अगर हम पूरे जीसीसी कंट्रीज की बात करें तो ओमान हमारा सबसे पुराना क्या रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। एंड ओनली गल्फ कंट्रीज के अंदर इकलौती ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ ट्राई सर्विसेज डिफेंस एक्सरसाइज करती है। क्या करती है, ट्राई सर्विसेज डिफेंस एक्सरसाइज करती है, ठीक है।
कॉपरेशन इसके साथ बैक्ड बाय द ओमान इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड। और याद रखना इंडिया ओमान इन्वेस्टमेंट फंड एक साथ मतलब उन्होंने क्या है 6000 जॉइंट वेंचर के ऊपर, कितना 6000 जॉइंट वेंचर के ऊपर अपना इन्होंने इंडिया ने ओमान ने इन्वेस्टमेंट फंड लगाया हुआ है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट फंड लगाया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट फंड एंड 6000 जॉइंट वेंचर भी एक साथ चला रहे हैं। सोचिए आज इंडिया और ओमान दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं भैया, 6000 जॉइंट वेंचर भी चला रहे हैं और कुछ अपने इन्वेस्टमेंट फंड भी चला रहे हैं। तो मतलब काफी बड़ी बात है ये तो, है ना। तो रीजनल एक्शन प्लान भी देखते हैं 2024-2028 के बीच में। तो जॉइंट एक्शन प्लान निकाला इन्होंने कि इंस्टीट्यूशनलाइज रीजनल कोऑपरेशन रखेंगे हम, क्या रखेंगे 2024 से 28 के बीच में। एक इन्होंने क्या निकाला है, जॉइंट एक्शन प्लान निकाला है जीसीसी ने और इंडिया ने मिलकर। ये हेल्थ के मामले में, एनर्जी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, एजुकेशन हुआ और इंडो पैसिफिक रीजन हुआ। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉपरेशन बना के चलेंगे, रीजनल कॉपरेशन बनाकर चलेंगे। तो ये बात भी इन्होंने क्या कही है, बायलेटरल के अंदर कही है। चलिए अब कहाँ कहाँ चीजें नहीं हो पा रही हैं उसको समझिए। जैसे कि डिलेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने सेफा साइन किया था, एफटीए भी साइन किया है, काफी सारी नेगोशिएशंस हो रही हैं। लेकिन क्या है कि ये 2004 से चल रहा है ये काम, 2004 से पड़ा हुआ, क्योंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि जो वहां पर मैं क्या सेक्रेटरीट के अंदर जो बैठती है ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी, वो एक हर्डल का काम कर रही है। क्योंकि हमारे पास टैरिफ डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, डायवर्जेंट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा अप है हमसे। इकोनॉमी का मतलब ये नहीं जीडीपी अप है, उनका जो करेंसी है वो काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, हमारी इतनी नहीं है। तो क्या हुआ है, थोड़ा डाइवर्जेंट भी बना हुआ है, टैरिफ डिस्प्यूट भी है कि वो टैरिफ लगाना चाहते हैं, हम भी लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस चक्कर में चल रहा है ना। उनकी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, थोड़ी ढीली पीली और उनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो हमारे एफटीए जो भी रुका हुआ है हमारा भैया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से रुका हुआ है हमारा, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस ट्रेड इम्बेलेंस, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया 100 बिलियन, कितना भैया, इंपोर्टिंग ओवर 100 बिलियन फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट लोपसाइडेड ट्रेड डेफिसिट। तो हम क्या रहते हैं 100 बिलियन मतलब एक क्रिएट कर रहा है डेफिसिट, घाटा जो है वो क्रिएट होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घाटा क्रिएट होता जा रहा है। तो क्योंकि हम कितना करते हैं 100 बिलियन मतलब आने वाले सालों में कह सकते हैं, या फिर एक साल के अंदर, या फिर कह सकते हैं 2 साल के अंदर जितना हो सकता है उतना हम कर लेते। 100 बिलियन तो बहुत ज्यादा होता है, इतना ही करते हैं हम भी बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल इनसे खरीदते हैं। इसकी वजह से स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर, कौन सा, स्पेशली सऊदी अरेबियन कतर अंडरमाइनिंग द इंडिया बार्गेनिंग पावर। तो कहते हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया, तो इंडिया जो है वो बार्गेनिंग पावर में बहुत अच्छा है। तो सऊदी अरेबिया और कतर दोनों से हम क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेड डेफिसिट में तो रहते ही हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ हम बार्गेनिंग में भी रहते हैं, भैया थोड़ा बहुत आप देख लो, टैरिफ कम कर लो या थोड़ा सस्ता लगा लो, हमें पर बैरल इतना दे दो, पर बैरल उतना दे दो, तो ये चलता रहता है। तो स्पेशली हम कहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ हम कैसे रहते हैं, घाटे में रहते हैं एक तरीके से। तो ये भी दिक्कतें हैं। इकोनॉमिक लोकलाइज्ड डाइवर्जन, आपको पता है डोमेस्टिक जो उनकी वर्क फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया भी एक पॉलिसी लेकर आया है कि उन्होंने क्या किया है, साउदीजाइजेशन एंड एमिरिटाइजेशन उनको प्रायोरिटीज दे रहे हैं। इसका मतलब होता है साउदीजाइजेशन एंड एमिरिटाइजेशन का मतलब होता है कि वहां के लोगों को, लोकल लोगों को हायर करना नौकरी के लिए, है ना। जैसे आज जो वर्क फोर्स जो जा रही है वो साउथ एशिया से जा रही है, गल्फ कंट्रीज के अंदर, लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी निकाल दी है किस चीज की, साउदीजाइजेशन की एंड एमिरिटाइजेशन की। इसका मतलब होता है कि उन्होंने अब अपनी खुद की कंट्रीज के मतलब खुद के वर्कर्स को उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कहाँ दिक्कतें आ गई हैं भैया, जॉब पर दिक्कतें आ गई हैं। अब जॉब कम हो गई है और इंडियन रेमिटेंस पर भी खतरा है, एक तरीके से क्या देखा जाए, इंडियन रेमिटेंस के ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है, तो वो भी दिक्कतें हैं। लिमिटेड इनोवेशन कॉर्पोरेशन और डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारा ढंग से नहीं हो पा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी दिक्कतें आ रही हैं, रिजीम के अंदर दिक्कतें आ रही होगी, वहां पर थोड़ा सा रिजीम अलग है, हमारे यहाँ पे अलग है, ठीक है। म्यूचुअल गैप बहुत ज्यादा है, एंड रिसर्च एंड R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी जितने भी हैं, तो वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बीच में इतनी सारी दिक्कतें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को देखें तो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है भैया, आपको पता ही होगा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पर रीजनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या है, रीजनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता ही है इजराइल का वॉर चल रहा है ईरान से, कहाँ गया ईरान, ईरान से,
ईरान का चल रहा है इजराइल से, ठीक है। फिर इजराइल का सबसे चल रहा है, इजराइल का पूरे एरिया से चल रहा है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे ईरान का चल रहा है, इजराइल का चल रहा है। और ईरान का चल रहा है सिया सुन्नी के नाम पे, कि भैया हम हैं सिया और तुम हो सुन्नी, ठीक है। तो सिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनल वॉर बहुत ज्यादा है, यमन के अंदर हूती हदी बैठे हुए हैं, इसराइल पैलेस्टीन टेंशन चल रही है, सऊदी ईरान वॉर चल रहा है, राइवलरी इनके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को डिप्लोमेटिक एक्ट, बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना पड़ रहा है। भैया हमको सबसे रिश्ते अच्छे करके चलने पड़ रहे हैं, नहीं तो हम कल को डूब जाएंगे, आप आज डूब चुके हैं वैसे ही, तो वो भी लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि इंटरनल फॉल्ट लाइन, और कुछ 2017 में कतर ब्लॉकेट जो हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आई थी। ओके, रिड्यूस द ब्लॉक इफेक्टिव एंड द यूनिफाइड कलेक्टिव पार्टनर्स। तो ये दिक्कतें हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि 2017 का उस समय ब्लॉकेड हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल फॉल्ट लाइन भी है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारी दिक्कतें यहाँ सबसे ज्यादा हैं। चलिए, एक्सेस स्विफ्ट को देखिए, एन इमर्जिंग गल्फ चाइना पाकिस्तान, कि चाइना भी अपने पैर पसारता जा रहा है। आपको पता होगा ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल कौन लेता है, चाइना ले रहा है या नहीं है, तो आज भी ले रहा है वो। तो एक्सिस प्रेजेंट स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं पोटेंशियली डक्टिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस डिफेंडिंग एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या करता है इंडिया, भैया अपनी रीजनल सिक्योरिटी को भी लेके चल रहा है, तो भैया इंडिया को भी क्या करना है, अपनी रीजनल सिक्योरिटी को बरकरार रखना है। ये भी दिक्कतों वाली बात है ना। सोशल एनवायरमेंट कुछ समझिए आप, ये सोशल एनवायरमेंट में क्या है कि जो यहाँ का एनवायरमेंट है, यहाँ पर पानी अच्छा नहीं है, वाटर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, वाटर स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, पानी की दिक्कत है। आपको पता है गल्फ कंट्रीज के अंदर पानी की कमी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, जो वहां का जो आपका पर्शियन गल्फ है, वहां पर उन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं, डीसैलिनाइजेशन के प्लांट। कौन से प्लांट लगा रखे हैं उन्होंने, डीसैलिनाइजेशन के प्लांट लगा रखे हैं, जिससे क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी, खारा पानी होता है, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करके वो अपने लोगों को पिलाते हैं, ठीक है। तो आज ये भी दिक्कतें बनी हुई हैं। तो वहां पर पानी की कमी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर, और सबसे टेम्परेचर भी और सबसे ज्यादा है। तो जीसीसी डायरेक्टली अफेक्ट एनजीओ से, तो लिविंग कोऑर्डिनेशन हुआ, लेबर हुए, डिमांडिंग अर्जेंट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए वहां पर पानी ज्यादा महंगा है, ऑयल बहुत सस्ता है, ठीक है। तो वहां पे ये भी दिक्कत दे रही है, क्लाइमेट बहुत दिक्कत दे रहा है, ठीक है। लेबर राइजिंग वेलफेयर, कि वहां पर जो लेबर जाती है, वहां पर सऊदी अरेबिया हुआ, बहरीन हुई, वहां पे अब लिमिट कर दिया गया है, किसको, वर्कर्स की ऑटोनॉमी को लिमिट कर दिया गया है। यहाँ पे जो खाफला सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे वो चल रहा है वहां पर सऊदी अरेबिया और बहरीन के अंदर। परसिस्टेंस इशू इंक्लूडिंग वेजेस, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी एंड इंडियाज एक्सपर्टीज। तो ये भी हमें देखने को इसके अंदर मिल रहा है, काफी सारी दिक्कतें हैं, है ना। तो आपको ये समझ लो, जो यहाँ पर लिखा भी होगा, मैंने लिखा भी था कहीं, डीसैलिनाइजेशन, ठीक है, कि वहां पर सैलिन वाटर बहुत ज्यादा है, सॉल्ट वाला वाटर बहुत ज्यादा है वहां पर। चलिए, एंड अब समझते हैं थोड़ा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन को समझते हैं। जैसे कि इंडिया के लिए पहला स्टेप क्या है, फाइनलाइज जीसीसी इंडिया एफटीए। इंडिया के साथ जो हमने एफटीए इन्होंने साइन जो किया था, वो भी ढंग से फास्ट ट्रैक पर पहुंच नहीं पाया है। अनलेसली देखा जाए तो प्रोडक्ट सर्विसेज हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म हुए, एनर्जी हुए, एंड डिग्निफिकेटली काफी सारी चीजें हैं, तो वो ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं पा रही हैं। चलिए, इनकरेज टू वे इन्वेस्टमेंट को देख के चलते हैं। तो एक गिफ्ट सिटी के रूप में मानते हैं, जो हमने कमिटमेंट किया है किसको, फंड को, उसको, while enabling India's private sectors and heavily investment for tourism, health and logistics। तो बोलते हैं भैया कि यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है किस किस के ऊपर, कि टू वे इन्वेस्टमेंट है, कि मतलब आप यहाँ पर भी कीजिए, हम वहां पर करेंगे, ठीक है। ये सेम बात यहाँ पे लिखी गई है, इसको हटाइए, है ना। थर्ड, इन्होंने क्या स्टॉपेज बना रखा है अपना, कि परमानेंट डायलॉग मैकेनिज्म, कि हम जब भी बात करें तो परमानेंटली करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कर ही नहीं रहे हैं, एक साल बैठे दूसरा साल बैठे, तो परमानेंटली क्या करेंगे, हम बैठेंगे। चौथा क्या है कि भैया एनहांसिंग डायस्पोरा इंटीग्रेशन, कि जितना भी डायस्पोरा है उसका इजीली इंटीग्रेशन हो, लोग इजीली आए, लीगल प्रोडक्शन हो, लीगल वीजा हो, ठीक है, इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पासपोर्ट जब्त कर लिया, कुछ कर लिया, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उनके लिए जॉब क्रिएशन भी हो, इस चीज की बात की गई है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं भैया, डीपन ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो ये हमारे साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ऐड हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये, एंड ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जीसीसी ने अपना विजन क्या रखा है, 2030 तक हम क्लीन एनर्जी गोल को अपनाएंगे, इसलिए।
एक्सपेंड डिजिटल एंड एआई कोऑपरेशन, आपको पता ही है अभी एआई का जमाना है, तो ये भी अपने आप को जीसीसी इंडिया एआई एंड फिनटेक इनोवेशन लैब टेक्नोलॉजी हब्स के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ऐड कर लिया है हमारे साथ। और जैसे बेंगलुरु हुआ, दुबई हुआ, रियाद हुआ, ये क्या करते आ रहे हैं, अपने आप को बूस्ट करते आ रही है। ये जो सिटीज हैं अपने आप को एआई डेवलप कर रही हैं, ये डिजिटली डेवलप करती आ रही हैं ये, ठीक है, जैसे इंडिया ने कर रखा है। तो साइबर सिक्योरिटी और फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने के लिए चलिए क्रिएट अ गल्फ इंडिया क्लाइमेट टास्क फोर्स, तो ज्वाइंट रिसर्च का प्लान बनाया है हमने, क्योंकि भैया सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे लो कॉस्ट के ऊपर, मतलब जितना कम कॉस्ट हो सकती है उतना कॉस्ट देंगे इनको, कॉस्ट नहीं तो कॉस्ट, ठीक है। तो लो कॉस्ट के ऊपर इंडिया ने क्या इनको एनर्जी इंजीनियर्स दिए हैं, इनको कुछ सॉल्यूशन दिया है कि भैया पानी की स्कार्सिटी आपका कम होगी, और कुछ वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी सॉल्व करने की बात की है। एंड द सस्टेनेबल रिन्यूएबल डीसैलिनाइजेशन मॉडल, तो डीसैलिनाइजेशन मॉडल क्या है, ठीक है, एक बार आपको समझना होगा डीसैलिनाइजेशन मॉडल क्या होता है। डीसैलिनाइजेशन का मतलब होता है जो सैलिन वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट बहुत पाया जाता है, उसको हटाकर, उसको सॉल्ट को हटाकर क्या करना है, अपने कंट्री के अंदर अच्छा पानी लेकर आना है, उसको डीसैलिनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। गल्फ कंट्री जो ज्यादातर है उसके अंदर क्या है, पानी की कमी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वो जो समुद्र का खारा पानी है उसको वो डिसैलिनाइज करती हैं, और उसके बाद वो अपनी कंट्री के अंदर उसको एंट्री देती हैं, लोगों को पीने के योग्य बनाती हैं। तो इंडिया जो है क्या प्रोवाइड करता है ना, लो कॉस्ट इंडियन जो इंजीनियर्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, पानी स्कार्सिटी का सॉल्यूशन, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात करता है। चलिए, है ना। और डिफेंस काउंटर टेररिज्म की बात आए तो इंडिया जॉइंटली इनके साथ नेवल ड्रिल करता है, पोर्ट टू पोर्ट लॉजिस्टिक की बात करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करता है, और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग की बात करता है। भैया आपको जितने भी हमारे जो टेररिज्म है उनको, जितना भी टेररिस्ट ग्रुप है उनको फाइनेंस नहीं करना है, लेकिन सऊदी अरेबिया कर रहा है, आपको ये भी याद रखना हो, सऊदी अरेबिया कर रहा है, और यूएई भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, सब लगे हुए जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया वगैरह, सब सबने अपना अपना एक टेररिस्ट ग्रुप बना रखा है, सबने अपना अपना, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जीसीसी और इंडिया मिलकर क्या करते हैं, एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल भी करते हैं, पोर्ट टू पोर्ट लॉजिस्टिक्स भी करते हैं, तो पता ही है, और इंटेलिजेंस को भी शेयर करने का काम करते हैं, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और एक्टिवली आइसोलेट पाकिस्तान को पूरी तरीके से एंटी इंडिया जो नैरेटिव चलाता है पाकिस्तान, उसको भी खत्म करने की बात करते हैं। चलिए, ठीक है, इंडो वेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इंडिया, ठीक है, जो जीसीसी फोरम है उसको बैलेंस करके चल रहा है, इजराइल और ईरान के वॉर के टेंशन के चलते एडवोकेट वो बात करता है भैया मल्टीलेटरल बात होनी चाहिए, मतलब सारे देशों को साथ मिलकर बात करनी चाहिए, है ना। सिक्योर इंडिया स्ट्रेटेजिक, ठीक है, प्रेजेंस इन द रेड सी एंड द हॉर्मोज कॉरिडोर, तो बात करता है इंडिया के रेड सी के अंदर और हॉर्मोज जो कॉरिडोर है उसके अंदर इंडिया की भैया क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी ये पहुंच होनी चाहिए। प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी, क्या भैया, प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी, कि भैया हमारा कल्चर जो है और आपका कल्चर जो है वो ज्यादा अलग नहीं है, तो हमारे बच्चों को ये आप वहां पढ़ने भेजो, इसलिए देखना आप इंडिया के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वहां के बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप जितना भी उसको खत्म करने की बात की है। और एस्टेब्लिश न्यू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, तो आईसीसीआर करके इन्होंने काउंसिल बनाई है, उसका नाम क्या है, न्यू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो क्या करती है भैया कि कल्चरल रिलेशन को अच्छा करने का काम करते हैं। इंडिया डिपार्टमेंट्स एंड इंडियन स्टडीज सेंटर अक्रॉस गल्फ यूनिवर्सिटी, तो गल्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इंडियंस की पढ़ाई होती है, तो कुछ इंडिया के कल्चर है जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जाते हैं, काफी इजी है, ठीक है। चलिए, तो फ्यूचर देखते हैं इनका, फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के अंदर बात करें तो बियॉन्ड ट्रांजेक्शन में बताया था कि हमारे और गल्फ कंट्रीज के अंदर जो रिलेशन बने हुए हैं वो पैसे के नहीं है, वो दिल से बने हुए हैं, ये समझिए। सिक्योरिंग द फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें तो भैया जो अब गल्फ कंट्रीज जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है, उसको बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इंडिया और जीसीसी मिलकर क्या करते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि रीजन के अंदर क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड द अल्टीमेट वर्डिक्ट यही है कि भैया द गल्फ एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई बियॉन्ड द फॉसिल फ्यूल, ऐसा नहीं है कि अब आगे चल के फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड होंगे, इनको भी पता है कि एक ना एक दिन हमारे यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अपने आप को अब ये थोड़ा डिजिटली टूरिज्म
के तौर पर ये अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। तो वो है, तो इंडिया का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसी एरिया में लगा हुआ है। मैंने क्या बताया, 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है यहाँ पर। तो टेक कैपेबिलिटी हुई, पार्टनरशिप हुआ, डिफाइनिंग एक्सेस, सिक्योरिटी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो 21 सेंचुरी के अंदर हम ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं 21 सेंचुरी के अंदर उन्होंने बोला है कि ये सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। ये हमारा आज का जीसीसी था। ओके, और बाकी का हम नई क्लास लेकर आएंगे कल, और कल एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आएंगे, तो आपको तैयार रहना है। ओके, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, और कल एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।